तब माध्यिका कैसे आएगी, n/2 प्रेक्षण का मान और n/2 + 1 प्रेक्षण का मान। कब, तो यहां पर इसके शून्यक मान लो अल्फा और बीटा है। उसके बाद हमें बहुपद में दूसरे पार्ट में, तो भैया सबसे पहले हम लोग पहले पार्ट से चलेंगे और आखिरी पार्ट तक। धुआंधार यदि x के बहुपद में उच्चतम घात पाई जा रही है, समांतर रेखाओं में कोई भी हल नहीं पाया जाता, कभी कभी हमसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आप देख रहे होंगे। अगर हमें माध्यिका का सूत्र देखना है तो L प्लस। हेलो, क्या हाल चाल, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, क्या बात है भाई। मैं हूं आपका अपना बहुत प्यारा अनुभव भैया, अनुभव सर। बच्चे बहुत प्यार से मुझे गाइडर भैया के नाम से भी जानते हैं। जी हां, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का पीडब्ल्यू यूपी बोर्ड क्लास 10th के चैनल पर। और अब जो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ना, ये बहुत आवश्यक होने वाला है आपकी परीक्षा में भी। और जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं मेरे भाई, वो मैं आपको आज बताने वाला हूं जल्दी जल्दी। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। बाकी परेशान मत होना, जहां कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट में बता देना। बाकी आपको जो भी चाहिए ना, वो आप कमेंट में बता जरूर देना। आपके भैया दिन रात मेहनत करके आप तक वो वीडियो या फिर वो लाइव लेक्चर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। उसके बाद कितना स्कोर करना चाहते हो आप, जी हां 70 में कितना स्कोर करना चाहते हो गणित में, लिख कर जरूर जाना। क्योंकि जो वादे हम अक्सर बोल कर करते हैं वो हम भूल जाया करते हैं, और जो वादे हम अक्सर लिख कर करते हैं ना, वो हम कभी नहीं भूलते दोस्त। तो फटाफट से पहले कमेंट करो, जाकर वीडियो रोको, कमेंट करो कि सर हम 70 में 70 स्कोर करना चाहते हैं, हम 70 में 65 60 प्लस जितना भी आप स्कोर करना चाहते हो ना, लिखो, ठीक है। फिर इस वीडियो पे वापस आते हैं। हो गया, यस। तो भैया सबसे पहले हम लोग पहले पार्ट से चलेंगे और आखिरी पार्ट तक धुआंधार सभी सूत्रों को बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट कि भैया वास्तविक संख्याओं के ऊपर ये एकमात्र सूत्र है जो आपको समझना है। दो संख्याओं का HCF, मतलब यस HCF दो संख्याओं का, और दो संख्याओं का LCM, जो यहां पर इन दोनों का गुणा होता है ना, वो स्वयं उन दोनों संख्याओं के गुणे के बराबर होता है। सबसे पहली बात, वास्तविक संख्या में केवल एक ही सूत्र हमको पढ़ना है, ठीक है, यस। उसके बाद हमें बहुपद में दूसरे पार्ट में कुछ बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। क्या, कि अगर आप देखोगे ना बहुत ध्यान से, तो यहां पर अगर एक हमारे पास बहुपद है ax² + bx + c, तो यहां पर इसके शून्यक मान लो अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा यहां पर -b/a के बराबर, अल्फा बीटा यहां पर c/a के बराबर। द्विघात बहुपद में याद रखिएगा अधिक से अधिक दो शून्यक ही हो सकते हैं। फिर यहां पर कभी कभी हमसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पूछ लिया जाता है, कभी कभी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, कभी कभी हमसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आप देख रहे होंगे, या फिर कभी कभी 1/अल्फा + 1/बीटा। उसके बाद अगर हम देखें तो वह द्विघात बहुपद हमसे पूछा जाता है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हो। क्या करना है, यहां पर आपको सीधे बहुपद लिखना है px, यहां पर x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, यस शून्यकों का योग, अल्फा बीटा क्या है हमारे पास, शून्यकों का गुणनफल। उसके बाद यदि x के बहुपद में उच्चतम घात पाई जा रही है, तो वही बहुपद की सबसे अधिक घात होगी या बहुपद की घात कहलाएगी। बात समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद यहां पर हम तीसरा पार्ट देखते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को। एक ये हमारे पास रैखिक समीकरण, एक ये हमारे पास रैखिक समीकरण। तो अगर रेखाएं यहां पर प्रतिच्छेदी हैं, इसका मतलब केवल एक हल आने वाला है। रेखाएं आपस में एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही होंगी। शर्त ये होगी a1/a2 जो होगा वो b1/b2 के बराबर नहीं होगा। संपाती रेखाओं में तीनों अनुपात बराबर होते हैं, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाती है। समांतर रेखाओं में कोई भी हल नहीं पाया जाता, दोनों रेखाएं आपस में समांतर, मतलब a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर, लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं होती। उसके बाद हम यहां पर अगला देखें, तो मान लो कि यहां पर दो अंकों की संख्याएं हमको लेनी है, तो हम क्या लेंगे, 10x + y। अगर पलट दें यह संख्या तो 10y + x हो जाती है। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। अगर धारा के अनुकूल चलते हैं तो x + y किलोमीटर प्रति आर, यानी कि यहां पर किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर धारा के प्रतिकूल चलें तो x - y हो जाता है। वैसे ही अगले पार्ट को देखें, द्विघात समीकरण को। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो द्विघातीय बहुपद होती है ना, उसी में आगे 0 लगा दो तो वो क्या बन जाएगा, समीकरण। द्विघातीय सूत्र बहुत आवश्यक है। क्या, x बराबर -b, प्लस माइनस में वर्गमूल में b² - 4ac/2a, b² - 4ac क्या होता है, विविक्त कर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझना, विविक्त कर b² - 4ac। अच्छा, अब यहां पर मूलों की प्रकृति भी देखी जाती है।
अगर d यहां पर 0 से बड़ा तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और असमान। फिर अगर d यहां पर 0 के बराबर तो मूल यहां पर वास्तविक होंगे और समान होंगे। अगर d यहां पर 0 से छोटा तो मूल नहीं होंगे या फिर मूल वास्तविक नहीं होंगे। उसके बाद अगर हम द्विघात समीकरण का रूप देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस में यहां पर मूलों का योग इंटू में एक्स प्लस में यहां पर मूलों का गुणन बराबर में 0। फिर यहां पर शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर अल्फा बीटा सी बाई ए के बराबर। वैसे ही अगर सारवंतर देखें, अब आ चुके हैं पाठ नंबर 5 समांतर श्रेणियों पर। सारवंतर देखें तो यहां पर दूसरे पद में पहला पद, तीसरे पद में दूसरा पद घटा दिया, चौथे में तीसरा घटा दिया, या फिर nवें पद में हमने n माइनस 1वां पद घटा दिया। समझ गए होगे भैया। nवां पद कैसे निकालें, सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर अंतिम पद को हम l लिखते हैं, वो हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंत से nवां पद यानी कि an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अगर समांतर माध्य देखें तो 2b बराबर a प्लस सी होता है, या फिर b बराबर a प्लस सी बाई 2। उसके बाद n पदों का योग n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर n पदों का योग ऐसे भी लिखते हैं n बाई 2 a प्लस l, l क्या है, अंतिम पद। वैसे ही n पदों के योग से देखें, nवां पद अगर हम योग से देखें तो an को क्या लिखते हैं, sn माइनस में sn माइनस 1। फिर उसके बाद पदों का विन्यास की भैया सबसे बड़ी कंफ्यूजन, हम समांतर श्रेणियों में पदों को कैसे चुने। तो अगर 3 पद चुनने हैं तो a माइनस डी ए प्लस डी, 4 पद चुनने हैं तो a माइनस 3d a माइनस डी ए प्लस डी a प्लस 3d। अगर हमें 5 पद चुनने हैं तो a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 2d। फिर यहां पर त्रिभुज में हमारे पास केवल और केवल समरूपता आती है, जस्ट सिमिलरिटी। तो यहां पर कुछ कसौटियां हैं a, फिर यहां पर a, फिर उसके बाद एस एस एस, फिर यहां पर एस एस। फिर यहां पर थेल्स प्रमेय बहुत आवश्यक है। थेल्स प्रमेय हर बार पूछी गई है, तो थेल्स प्रमेय को अच्छे से जरूर पढ़ना। फिर अगर 2 त्रिभुज दिए गए हैं हमको और उनकी माध्यिकाएं दी गई हैं तो भैया उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, am बटे pm का स्क्वायर, माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग। अच्छा, फिर यहां पर अगर हम देखें तो निर्देशांक ज्यामिति में प्रथम चतुर्थांश में प्लस कॉमा प्लस, दूसरे में माइनस कॉमा प्लस, तीसरे में माइनस कॉमा माइनस, चौथे में प्लस कॉमा माइनस। इस तरह से बनता है चित्र, आप देख लेना। फिर उसके बाद यहां पर दूरी का सूत्र समझिएगा। अगर हम दूरी को देखें तो 2 बिंदु अगर हमको दिए गए हैं तो भैया दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे में वर्गमूल हो जाता है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो कभी भी अगर ऋणात्मक आपका आंसर आए तो उसको आप प्लस कर दीजिएगा। वैसे इस सूत्र से कभी भी निगेटिव आंसर नहीं मिलता है। उसके बाद विभाजन सूत्र, यदि हमारे पास 2 बिंदु दिए हैं a और b, तो अगर यहां पर एक बिंदु है C जो इसको m और n के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो भैया सूत्र क्या होगा, x का निर्देशांक क्या होगा, mx2 प्लस nxn अपॉन में m प्लस n, फिर यहां पर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा। फिर यहां पर ये याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है कि x अक्ष पे कोई भी बिंदु पाया जा रहा है तो वो किस रूप में दिखेगा, x, 0 के रूप में। अगर y अक्ष पे कोई भी बिंदु पाया जा रहा है तो वो किस में दिखेगा, 0, y के रूप में। वैसे ही अगर हम किसी भी त्रिभुज के केंद्रक को देखें तो a दिया होगा, b दिया होगा, c दिया होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 ये x के निर्देशांक, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 ये हमारे पास y के निर्देशांक। फिर उसके बाद अगर हम त्रिकोणमिति का परिचय देखें, बहुत बच्चे इसे डरते हैं, मत डरिएगा, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। यहां पर सबसे पहले 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जो हम थीटा ले रहे हैं ना कोण, उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। फिर जो भुजा बच गई वो आधार, इसको k से लिखते हैं, इसको l से, इसको a से। फिर यहां पर लाल बटे कक्का, जी हां, हमारा और प्यारा आपका बहुत प्यारा सूत्र क्या, लाल बटे कक्का। यहां से देखोगे साइन, यहां से कॉस, यहां से टेन, यहां से कॉट, यहां से सेक, यहां से कॉसेक, लिखा हुआ है साइन थीटा कॉसेक थीटा कॉस थीटा सेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा। यहां पर एल को लंब, ए को आधार, के को कर्ण, ये हमारे पास अनुपात आते हैं। फिर यहां पर मूलभूत संबंध जिनको हम सर्व समीकाएं कहते हैं, सबसे पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, फिर यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, फिर यहां पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अगर हम देखें तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बटा सेक थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो कहीं ना कहीं इन
सूत्रों को उपयोग करके हम फटाक से प्रश्न में आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 को देखो तो ये कर सकते हैं। यहां पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, तो अगर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है तो 1 बटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, या फिर इसका जस्ट उल्टा, ये भी पॉसिबल है। उसके बाद साइन थीटा किसके उल्टे में पाया जाता है? कॉसेक थीटा के उल्टा में, मतलब साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। वैसे ही टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, मतलब साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर 1। टेन थीटा को क्या लिखेंगे? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब ये सारणी भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझ लेना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, फिर यहां पर कॉट, यहां पर सेक, यहां पर कॉसेक। ध्यान से देखो, 0 से 90 की तरफ साइन का मान बढ़ता है, कॉस का मान घटता है। फिर साइन और कॉस का अनुपात टेन हो जाता है, टेन का उल्टा कॉट, फिर कॉट के बाद यहां पर सेक आता है, तो कॉस को उल्टा कर देना, जो भी कॉस के मान है उनको उल्टा कर दो, सेक आ गया। जो भी साइन वाले मान है उनको उल्टा कर दो तो कॉसेक आ गया। उसके बाद यहां पर हम चलते हैं पाठ 9 में, बहुत आवश्यक है क्या कि यहां पर हम ऊपर से, मान लो जैसे यहां पर हम खड़े हुए हैं, तो यहां से जब हम सीधी रेखा को देखते हैं तो क्षैतिज स्तर, जब यहां पर नीचे कोई वस्तु देखते हैं तो ये क्या बनता है? अवनमन कोण। अगर नीचे खड़े हैं, ऊपर किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो ये हमारे पास उन्नयन कोण। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो उन्नयन कोण नीचे से बनता है ऊपर की तरफ देखने पे, और अवनमन कोण ऊपर से जब कोई नीचे वस्तु देखी जा रही है तो हमारे पास अवनमन कोण। अब यहां पर पाठ 10 में वृत्त में देखते हैं, तो अगर किसी भी वृत्त में कोई भी एक रेखा है जो ऐसे सर्कल को छूते हुए जा रही है, वृत्त को छूते हुए जा रही है, तो भैया वो स्पर्श रेखा। अब यहां पर ये हमारे पास व्यास होता है, ये हमारे पास त्रिज्या होती है, ये केंद्र होता है, ये जीवा होती है, फिर यहां पर ये स्पर्श बिंदु होता है। तो वृत्त के बारे में ये सारी जानकारी थी। उसके बाद यहां पर अगर वृत्त के अंदर कोई भी बिंदु स्थित है तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। अगर वृत्त पे कोई भी बिंदु स्थित है तो केवल और केवल एक स्पर्श रेखा, बाहर अगर कोई बिंदु स्थित है तो वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। फिर यहां पर वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या होती है? स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये जो स्पर्श रेखा होगी इस त्रिज्या पे लंब होगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि बाह्य बिंदु से किसी भी वृत्त पर अगर हम स्पर्श रेखाओं को खींचे तो दो स्पर्श रेखाएं आएंगी, और यहां पर जो पी क्यू होगा वो यहां पर माय डियर पी क्यू जो होगा वो यहां पर पी आर के बराबर हो जाएगा, है ना। आरएचएस कसौटी लगेगी, यहां पर सर्वांग समता के अनुसार आंसर आ जाएगा। अर्धवृत्त में कोई भी कोण बना हो 90 डिग्री बनाता है, याद रखना। अच्छा, फिर यहां पर किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने आंतरिक कोण का संपूरक होता है। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योग 180 के बराबर होगा। अच्छा, फिर यहां पर पाठ 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त अगर दिया है तो भैया परिधि क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। फिर यहां पर चाप की लंबाई, ये जो चाप होती है हमारे पास, इसकी लंबाई होती है 2 पाई आर गुणे में थीटा बटे 360। फिर यहां पर हमारे पास आगे आता है त्रिज्यखंड, कि वह वृत्तीय क्षेत्र जो दो त्रिज्याओं तथा संगत चाप से घिरा होता है। ये हमारे पास क्या है भैया? लघु त्रिज्यखंड। ये है हमारे पास दीर्घ त्रिज्यखंड। फिर यहां पर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। दीर्घ का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर में से थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर घटा दो। मतलब दीर्घ को कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर में से लघु वाला घटा देना। उसके बाद वृत्तखंड, वह वृत्तीय क्षेत्र जो एक जीवा तथा संगत चाप के बीच घिरा होता है। निकालोगे कैसे? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस में त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल ये घटा देना। अच्छा, ये लघु वृत्तखंड, ये हमारे पास दीर्घ वृत्तखंड। फिर यहां पर पाठ 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। घन को देखो तो आयतन, विकर्ण, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल x क्यूब रूट 3x 6x स्क्वायर 4x स्क्वायर। फिर उसके बाद अगर घनाभ की बात करें तो भैया आयतन ये क्या होता है? LBH, है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। विकर्ण होता है वर्गमूल में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये। उसी प्रकार से गोले का याद कर लेना 4/3 पाई आर क्यूब। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। अर्धगोले का याद कर लेना, लिखा हुआ है। यहां पर लंब वृत्तीय शंकु का भी लिखा हुआ है, याद कर लेना। आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर यहां पर लंब वृत्तीय बेलन भी बहुत आवश्यक है, याद कर लेना। और यहां पर हमारे पास अब आता है पाठ नंबर 13 सांख्यिकी। भैया प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ऐसे निकालेंगे, कल्पित माध्य विधि से ऐसे, और पग विचलन विधि से ऐसे। फिर यहां पर माध्यिका,
जब हमारे पास बहुत सारे प्रेक्षण दिए हों तब माध्यिका कैसे आएगी, n/2 प्रेक्षण का मान और n/2 + 1 प्रेक्षण का मान। कब? जब n यहां पर सम हो। अगर n विषम होता है तो यहां पर n + 1/2 प्रेक्षण का मान माध्यिका होती है। अगर हमें माध्यिका का सूत्र देखना है तो L + n/2 - c/f * में h हो जाएगा। फिर यहां पर उस प्रेक्षण का मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती हो वो क्या होता है, बहुलक। फिर वैसे ही हमारे पास बहुलक और माध्यिका और माध्य में संबंध होता है, बहुत आवश्यक है। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस में 2 गुणे माध्य। फिर यहां पर बहुलक का सूत्र L + f - f1 बटे में 2f - f1 - f2 * h। फिर यहां पर प्रायिकता, हमारा आखिरी पाठ, कि किसी भी घटना की प्रायिकता हमेशा 1 से कम होती है, 0 से बड़ी होती है। अच्छा, मतलब 1 के बराबर भी हो सकती है, 0 के बराबर भी। अगर कोई भी निश्चित घटना है तो उसकी प्रायिकता 1 के बराबर, अनिश्चित घटना है तो इसकी प्रायिकता 0 के बराबर। घटना के लिए अगर कोई पूरक घटना है तो पी ए बार से या फिर पी ए डैश से लिखते हैं। यहां पर वो होती है 1 - पी ए के बराबर। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। सैद्धांतिक प्रायिकता मतलब एक प्रयोग में जो हमारे पास संभव यहां पर परिणाम आ सकते हैं उनको व्यक्त करते हैं। सैद्धांतिक प्रायिकता क्या होती है, एक प्रयोग में जो होने की संभावनाएं हैं उसको व्यक्त करता है। तो पीई क्या होगा, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अगर यहां पर कोई भी घटना ई है, एम प्रकार से घटित हो सकती है, एन प्रकार से घटित नहीं हो सकती, तो घटना की घटित होने की प्रायिकता m बटे m + n और ना घटित होने की प्रायिकता n बटा m + n। वैसे ही यहां पर अगर हम आगे चले तो 0 से 1 के बीच में होती है प्रायिकता। फिर यहां पर ना घटने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस उस घटना के घटने की प्रायिकता, घटा देना बस। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करके जरूर जाना कि आपका लक्ष्य क्या है। ठीक है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और कुआं जितना गहरा हो मीठा उतना जल मिलता है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।